Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर उत्तराखंड। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसको हम IFS भी कहते हैं। और इस लेक्चर से पहले आप एक लेक्चर ज़रूर देखिए जो अपलोड कर रखा है मैंने, मिक्स्ड फार्मिंग, फार्मिंग सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये क्या होते हैं, इसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस लेक्चर को देखें, इसके बाद इस लेक्चर की कंटिन्यूटी बनती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें, तो आपको समझ में आएगा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या एडवांटेजेस हैं जिसको हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसको हम IFS कहते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर है जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, रीजनिंग बनती हैं, असर्शंस बनते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो है इससे बन सकते हैं और एग्जामिनेशंस में ही इनको पूछा जाता है। तो इन एडवांटेजेस को कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। तो इसको हम समझेंगे कि कैसे ये एडवांटेज मिलते हैं हमको। रटने में तो हम रट सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और प्रॉफिट हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गई, लेकिन ये ऐसा कैसे होता है, इसकी रीजनिंग को भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखें, तभी आपको इसके फैक्ट्स और रीजनिंग समझ में आएंगे। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो फार्मिंग सिस्टम पता ही है आपको, नहीं पता है तो उस लेक्चर को देखें, मैं फिर बता दे रहा हूँ। फार्मिंग सिस्टम में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट इंटरप्राइजेस को एक जुडिशियस मिक्स में यूज करते हैं, अप्रोप्रिएट हम करते हैं। कई सारे इंटरप्राइजेस लेते हैं, जैसे डेयरी लिया, क्रॉप प्रोडक्शन लिया, फिशरी लिया, एपीकल्चर लिया, मशरूम कल्टीवेशन है, पोल्ट्री है, पिगरी है, गोट रियरिंग है, कुछ भी हम ले सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वहाँ उसकी नीड कितनी है, फार्मर पे कितने रिसोर्सेज हैं, और उन जो ये इंटरप्राइजेज हैं इनका एक अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बड़ी डेयरी खोल ली या बहुत बड़ी पोल्ट्री खोल ली और हम पे रिसोर्सेज है नहीं या उस पर हमारे पास मैनेजमेंट है नहीं। तो जुडिशियस मिक्स है, अप्रोप्रिएट हम इंटरप्राइजेज इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यही जो फार्मिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहलाता है, जहां हमारे इंटरप्राइजेज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं, उनमें कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होता है। मतलब कि एक इंटरप्राइजेज का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम करता है। तो यहाँ जो रिसोर्सेज हैं रिसाइकिल्ड होते हैं, वेस्ट रिसाइकिल होता है, और इंटरप्राइजेज एक दूसरे को प्रोडक्शन करने में हेल्प रहते हैं। तो ये इंटर रिलेटेड इंटरप्राइजेज हैं जो आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो ये जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। और जो कंपोनेंट की जो चॉइस होती है वो डिपेंड करती है कि वहाँ कितने रिसोर्सेज हैं, वहाँ उसकी ज़रूरत है या नहीं है, और फार्मर का स्किल कितना है, फार्मर पे मनी कितनी है। ये कई फैक्टर्स हैं जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट के सिलेक्शन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ना, फार्मिंग एग्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो फार्मिंग है, और सिस्टम जो कोई प्रोसेस में है, कोई चीज़ जो इनपुट है प्रोसेस होकर आउटपुट में कन्वर्ट हो, और इनपुट इंटर रिलेटेड हो, और वो प्रोसेस होकर कोई चीज़ दें, आउटपुट दें, वो कहलाता है सिस्टम। तो सिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब फार्मिंग सिस्टम क्या है, एक फंक्शनल एग्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो आपस में इंटीग्रेटेड है, आपस में जुड़ी हुई हैं। यही इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, बहुत सिंपल, जिसमें मैंने आपको बताया। तो जो भी हम इंटरप्राइजेस लेते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, आपस में इंटर रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं एज ए इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ जो हम एडवांटेज देखेंगे वो है मेन प्रोडक्टिविटी। देखिए, फार्मर कोई भी एग्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, प्रोडक्शन के लिए कर रहा है। तो जब हम इंटरप्राइजेस को सिलेक्ट करते हैं, और इस तरह के इंटरप्राइज होते हैं जो एक दूसरे को हेल्प करें, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्रॉप प्रोडक्शन और डेयरी का है, जिसमें लाइव स्टॉक हम लेते हैं और लाइव स्टॉक से जो डंग मिलता है उसे मैन्योर यूज़ करते हैं, और जो क्रॉप रेजिड्यू बचता है या फॉर्डर होता है उसको हम यूज़ करते हैं लाइव स्टॉक में। तो ये आपस में क्या हुआ, इंटरकनेक्टेड हुए। इसी तरह से जैसे पोल्ट्री है, पोल्ट्री की जो ड्रॉपिंग्स है उसको हम एज ए FYM यूज़ करते हैं। तो ये इंटर रिलेटेड इंटरप्राइजेज हैं। तो इससे जो है टोटल जो फार्म की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि एक का वेस्ट दूसरे में इनपुट की तरह काम कर रहा है। तो हमारे जो इनपुट की जो कॉस्ट होती है, जो हम मार्केट से इनपुट खरीदते वो कॉस्ट हमारी बच गई। तो उससे एक तो क्या हुआ, हमारा कॉस्ट बची तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी।
दूसरा ये है कि सिस्टम एक दूसरे को हेल्प करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सिस्टम प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो प्रोडक्टिविटी केवल कंपोनेंट की नहीं बढ़ती, सिस्टम प्रोडक्टिविटी मतलब जो साल भर में जो हमारी एक्टिविटीज हुई हैं, जो हमने साइकिल लिया है, हमने क्रॉपिंग सिस्टम भी लिया है, जैसे मान लीजिए हम राइस वीट रोटेशन ले रहे हैं तो राइस वीट दोनों की बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी, तो उसको बोलेंगे सिस्टम प्रोडक्टिविटी। सिस्टम प्रोडक्टिविटी इसमें इंक्रीज करती है, और जब सिस्टम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है पूरे सिस्टम की, तो डेफिनेटली वहां प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी देखिए दो चीजों से बढ़ सकती है, एक तो है तो प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है क्योंकि आपस में इंटर रिलेटेड इंटरप्राइजेज हैं तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ा। दूसरा हमारा प्रॉफिट तब बढ़ता है जब हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाए। तो आईएफएस में क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, क्योंकि हमारा वेस्ट दूसरे में इनपुट की तरह यूज हो रहा है, तो यहां हम जो इनपुट बाहर से खरीदते हैं उसकी कॉस्ट बच गई, तो वहां भी क्या हुआ, उससे जब कॉस्ट कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के ये दो मेन रीजन होते हैं, हाई प्रोडक्टिविटी एंड लो इनपुट कॉस्ट, क्योंकि हमारी जो मार्केट पे डिपेंडेंस है वो आईएफएस में कम होती है। तो आईएफएस का जो कंसेप्ट यही रहता है कि जो मार्केट पे डिपेंडेंस कम हो जाए, सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम हो। तो जब सेल्फ सपोर्टिंग होगा तो मार्केट से हमें जो इनपुट कम खरीदना पड़ेगा। तो इस कारण से जो मेन एडवांटेज है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना, मेनली सिस्टम प्रोडक्टिविटी का, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी का हाई होना। तो ये जब प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी तो इनकम भी क्या होगी, फार्मर की ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज एडवांटेज इज सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए सस्टेनेबिलिटी को आपको समझना होगा कि सस्टेनेबिलिटी क्या है। अगर हम सस्टेन देखें, अगर हम वर्ड देखें सस्टेन, सस्टेन मतलब जिंदा रहना, कोई चीज अगर जिंदा रहती है तो हम कहते हैं सस्टेन कर रही है। लेकिन एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी का मतलब यह है, यहां कोई चीज जिंदा नहीं रखनी है, यहां सस्टेनेबिलिटी का मतलब यह है कि जो फार्मर के पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो सॉइल है, चाहे वो क्रॉप है, चाहे वो लाइव स्टॉक है, वो आगे कंटिन्यू रहे, उसमें डिटोरेशन ना हो, उसमें कोई कमी ना आए, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं ये एक पॉजिटिव ग्रोथ है कि जिसमें इंक्रीज करे, पहले तो मेंटेन रहे, मेंटेन होने के बाद इंक्रीज करे, तो उसको बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी है, लॉन्ग रन में वो चीज चले, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देखें तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन ये कहती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, इट इज सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर टू सेटिस्फाई चेंजिंग ह्यूमन नीड while maintaining or enhancing the quality of environment and conserving the natural resources। तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ये क्या कह रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कह रहा है सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो सस्टेनेबिलिटी में क्या होगा, रिसोर्स मैनेजमेंट इस तरह से किया जाता है कि जो ह्यूमन चेंजिंग ह्यूमन नीड, सेटिस्फाई चेंजिंग ह्यूमन नीड, मतलब जो फार्मर को जरूरत हो रही है टाइम के साथ, टाइम के साथ पैसे की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, शेल्टर की जरूरत होती है, क्लॉथ की जरूरत होती है, फाइबर की जरूरत होती है, तो ये चीज भी उसको मिलती रहे, इस तरह से हमें रिसोर्स मैनेजमेंट करना है। तो ह्यूमन नीड पे पहला इसका फोकस है, लेकिन ये जो ह्यूमन नीड है इस तरह से पूरी करनी है वाइल मेंटेनिंग और एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट पे फोकस है, एनवायरनमेंट की क्वालिटी डिटेरियोरेट ना हो, हम इतना ज़्यादा सॉइल को इतना ज़्यादा टिलेज ना करें कि सॉइल डिटेरियोरेट हो जाए, सॉइल का इरोजन हो जाए, या इतने ज़्यादा हम हर्बिसाइड ना डाल दें या पेस्टिसाइड ना डाल दें कि सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाए। तो बहुत ऐसी प्रैक्टिस हैं जो हमारी एनवायरनमेंट को डिटेरियोरेट करती हैं, उन प्रैक्टिस को अडॉप्ट नहीं करना है। तो मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व भी करना है। अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो देखिए नेचुरल रिसोर्स सॉइल है, नेचुरल रिसोर्स वाटर है, नेचुरल रिसोर्स क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, इन सब को भी मेंटेन करना है, इनको भी कंजर्व करना है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में देखिए जो इंटरप्राइजेज हैं, जो कंपोनेंट हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, एपीकल्चर है, मशरूम है, पोल्ट्री है, बहुत सारे इंटरप्राइजेज हैं, वो इस तरह से इंटर रिलेटेड होते हैं, इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि उसमें रिसोर्स फुली यूटिलाइज होते हैं, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन किया जाता है। फार्मर के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे मशीनरी है, चाहे उस पर इम्प्लीमेंट्स हैं, चाहे उसके पास मनी है, चाहे उसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं उसके पास, उसका फुल यूटिलाइजेशन किया जाता है, रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है। और डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं, डेयरी की जा रही है तो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, पोल्ट्री की जा रही है तो एग प्रोडक्शन हो रहा है, मशरूम किया जाए तो मशरूम प्रोडक्शन हो रहा है,
एपीकल्चर किया जा रहा है तो हनी का प्रोडक्शन हो रहा है, शहद मिल रहा है, एग्रोफोरेस्ट्री की जा रही है तो टिम्बर मिल रहा है, फ्यूल की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो ये देखिए रिसोर्स मैनेजमेंट किया जा रहा है और उससे डिफरेंट टाइप की जो ह्यूमन नीड है, अब केवल खाना तो नहीं चाहिए और उसके साथ कपड़े भी प्रॉपर होने चाहिए, शेल्टर कर सकें ताकि उसे जाड़े गर्मी से बचा सकें, प्रॉपर उसका हाउस होना चाहिए ताकि उस बारिश ना आए, ठंड से बचा रहे, गर्मी से बचा रहे, उसको एजुकेशन के लिए एजुकेशन भी ले सके, तो उसके पास पैसा भी होना चाहिए। तो ये सारी जो है ह्यूमन नीड है। तो जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट किया जा रहा है उसकी ह्यूमन नीड को पूरा करने के लिए, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो वेस्ट है वो रिसाइकिल किए जा रहे हैं। मान लीजिए जैसे डंग है, काऊ डंग है, अगर बाहर फेंक देंगे तो खेत में नहीं डाला, इधर उधर डाल दिया तो पॉल्यूशन करेगा। या जैसे पिगरी कोई कर रहा है तो पिग जो डंग है उसको बाहर डाल दिया, नाले में डाल दिया, जमीन में डाल दिया, पॉल्यूशन करेगा। अगर खेत में हम डालेंगे, उसको रिसाइकिल करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, तो इन्वायरमेंट भी मेंटेन है। इस तरह से जो है बहुत केमिकल यूज़ नहीं की जाती, केमिकल पे डिपेंडेंसी कम की जाती है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको यूटिलाइज किया जाता है। तो इन्वायरमेंट की क्वालिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ नहीं किए जाते हैं, कई डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वीट कंट्रोल करने के लिए, और रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाता है ताकि एकदम से रिसोर्स सारे खत्म नहीं किए जाते हैं, उनका इस तरह से यूज़ किया जाता है कि रीजनरेशन भी होता रहे। तो ये सारे जो तभी पॉसिबल है जब फार्म इंटरप्राइजेज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और ये सपोर्ट का काम आईएफएस में होता है। इस कारण से जो सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी है या एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी है मेंटेन रहती है। तो ये जो पूरा टर्म है सस्टेनेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या हम कह सकते हैं बहुत बड़ा एडवांटेज है आईएफएस का। जिस सिस्टम में सस्टेनेबिलिटी होगी वही लॉन्ग रन में चलेगा, उसी से लॉन्ग रन में प्रोडक्शन मिलेगा, उसी से ही लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। तो आईएफएस में जो बहुत सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है सस्टेनेबिलिटी का। फिर हम देखें नेक्स्ट एडवांटेज, मनी राउंड द ईयर। अब देखिए जो पैसा है वो पूरे साल भर मिलता रहता है। मान लीजिए कोई फार्मर राइस वीट रोटेशन ले रहा है, तो राइस लगाएगा जून जुलाई में, उसकी हार्वेस्टिंग होगी अक्टूबर में, फिर उसको प्रोड्यूस को बेचेगा तो अक्टूबर में पैसा आएगा, और जब पैसा अक्टूबर में आएगा तो उस पैसे से फिर वो वीट की गेहूं की सोइंग करेगा अक्टूबर नवंबर में, फिर जो है वीट की हार्वेस्टिंग अप्रैल में होगी तो अप्रैल में फिर उससे पैसा मिलेगा, तो उस पैसे से फिर वो नेक्स्ट राइस की क्रॉप ग्रो करेगा। तो देखिए फार्मर को कितनी बार पैसा मिला, केवल क्रॉपिंग में 2 बार पैसा मिला क्रॉप के हार्वेस्ट होने पे। अगर वो 3 क्रॉप ले रहा होगा तो 3 बार पैसा मिलेगा। लेकिन आईएफएस में क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट है। पोल्ट्री है तो उससे पैसा मिल रहा है, वेजिटेबल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे पैसा मिल रहा है, मशरूम कर रहे हैं तो उससे पैसा मिल रहा है, एपीकल्चर कर रहे हैं तो शहद बेचने से पैसा मिल रहा है। तो ये पूरे साल भर पैसा मिलता रहता है, ऐसा नहीं होता है कि साल में 2 या 3 बार पैसा मिल रहा है। तो जो राउंड द ईयर मनी मिलती है तो फार्मर उसी हिसाब से अपने फिर एक्सपेंस भी करता है, और जो उसकी नीड है, डेली नीड है, मंथली नीड है, उनको पूरा करता रहता है। ये डिपेंडेंसी नहीं रहती कि जब क्रॉप कटेगी तब पैसा मिलेगा। और हो सकता है कि क्रॉप कटने के समय कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो जाए, कोई बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, बहुत बारिश हो जाए, उसका प्रोड्यूस खराब हो जाए, तो फिर वो पैसा भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ आईएफएस में चूंकि डिफरेंट कंपोनेंट हैं और डिफरेंट कंपोनेंट से कोई ना कोई कंपोनेंट से पैसा मिलता रहता है, तो ये एक एडवांटेज है, मनी राउंड दी ईयर, पूरे साल भर पैसा मिलना। ये तभी पॉसिबल है जब कई सारे इंटरप्राइजेज हों। कई सारे का मतलब ये नहीं कि 8-10 इंटरप्राइजेज, मतलब उसमें 2-3 इंटरप्राइजेज हों। जैसे कि माना पोल्ट्री कर रहे हैं तो एग प्रोडक्शन से मिल रहा है, ब्रॉयलर से मिल रहा है, उसको मीट से मिल रहा है, और इस तरह से दूसरे कंपोनेंट है, कोई मशरूम है तो 2-3 महीने बाद उससे पैसा उसे मिलता रहेगा, वेजिटेबल कर रहे हैं तो हर 2-3 महीने में उससे पैसा मिलता रहेगा। तो ये राउंड द ईयर मनी रहती है अगर कंपोनेंट, लेकिन कंपोनेंट उस लोकेशन को सूट करता हो, वहां उस कंपोनेंट की, उस इंटरप्राइजेस की डिमांड हो, तभी ये ऐसा पॉसिबल है। पता चला मार्केट नहीं है, मशरूम ग्रो कर रहे हैं लेकिन वहां कोई मशरूम खाता ही नहीं, तो मशरूम बिकेगी नहीं, तो उसको लॉस हो जाएगा। तो जो कंपोनेंट जो फार्म इंटरप्राइजेस सेलेक्ट किए जाते हैं, बहुत सोच समझ के सेलेक्ट किए जाते हैं कि उसकी डिमांड है या नहीं है, फार्मर की प्रायोरिटी में वो है या नहीं है। तो इसीलिए फार्मर को सजेस्ट किया जाता है कि वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करे, केवल क्रॉप्स को ना ले। फिर न्यूट्रिशन देखिए, ये न्यूट्रिशन हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। जब हेल्थ सही है तभी सारे काम हो पाते हैं। और हेल्थ में देखिए क्या है, हेल्थ में प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। ये जो है 5 कंपोनेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए। अब केवल कोई फार्मर क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, मान लीजिए राइस वीट कर रहा है,
तो राइस व्हीट से उसे क्या मिलेगा, केवल कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, प्रोटीन भी प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो अगर लेकिन वो आईएफएस कर रहा है, मान लीजिए पोल्ट्री है उसके पास, तो एग प्रोडक्शन हो रहा है, मशरूम है तो मशरूम प्रोडक्शन भी हो रहा है, इसी तरह से अगर एपीकल्चर है तो हनी प्रोडक्शन भी हो रहा है, हॉर्टिकल्चर भी कर रखे हैं तो फ्रूट प्रोडक्शन भी हो रहा है, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स हैं प्रोडक्शन है तो वेजिटेबल्स भी हो रही हैं। तो फ्रूट से देखिए विटामिन मिल रहे हैं, वेजिटेबल से मिनरल्स मिल रही हैं, प्रोटीन मिल रही है, लेग्यूम से मिल रही है, फैट ऑयल सीड से मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट सीरियल से मिल रहा है। तो डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम भी है, डिफरेंट कंपोनेंट भी है जो इन सब की सप्लाई करते हैं। इस कारण से जहां आईएफएस होता है उस फैमिली का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है। तो ये एक न्यूट्रिशन जब अच्छा होगा तो हेल्थ क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, और इस हेल्थ का ओवरऑल इम्पैक्ट लाइफ पे पड़ता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पड़ता है और उसके डेली वर्किंग पे फर्क आता है। तो जब न्यूट्रिशन अच्छा रहता है तो वो प्रॉपर वर्क करेगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, और वो उसका जो पूरा जो उसकी जो यूटिलाइजेशन टाइम का होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन आईएफएस कैसे हेल्प करता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर है तो फ्रूट प्रोडक्शन हो रहा है, फ्रूट से विटामिन मिल रहे हैं, वेजिटेबल से मिनरल्स मिल रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट है उनसे भी कोई हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, वो भी न्यूट्रिशन देता है। तो केवल राइस व्हीट या सीरियल्स ग्रो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। तो जो मेल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है इंडियन फार्मर्स में, खास तौर से जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उसमें मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वहां जो है आईएफएस एक बहुत बड़ा टूल है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि आईएफएस की कितनी सिग्निफिकेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिशन में। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में देखिए जो हमारे एग्रीकल्चर में है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब यह है कि लेबर तो है लेकिन उसे फुल टाइम काम नहीं मिलता, उसे साल में 2 या 3 महीने काम मिलता है, बाकी उसे काम नहीं मिलता। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं मिल रहा किसी को। तो इसमें दोनों ही तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं आईएफएस में। अंडर एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं रहता क्योंकि कई कंपोनेंट हैं, मान लो डेयरी है तो डेयरी में आपको काम करने के लिए लेबर चाहिए, मशरूम है तो उसके देख रेख के लिए चाहिए, पोल्ट्री है तो मुर्गियों की देखभाल के लिए लेबर चाहिए। तो साल भर जो है लेबर इंगेज रहती है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई अंडर एम्प्लॉयमेंट की। दूसरा, जब फार्मर की इनकम बढ़ती तो और नए कंपोनेंट लेते हैं और इंटरप्राइजेस को करते हैं, इंडस्ट्री ग्रो करते हैं, फूड प्रोसेसिंग भी यूनिट लगाते हैं जो अच्छे फार्मर हैं जिनका डेवलप हो जाता है सिस्टम, तो उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो फिर फार्मर क्या करते हैं, लेबर को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो और ये एम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आईएफएस के थ्रू सॉल्व की जा सकती है। अगर हम बाहर से एम्प्लॉयमेंट ना भी जनरेट करें, नया एम्प्लॉयमेंट ना भी जनरेट करें, तो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जो फैमिली लेबर जो हमारी है, फैमिली में जो काम कर रहे हैं, उनको थ्रू आउट ईयर एम्प्लॉयमेंट मिला रहता है और उनकी प्रॉपर वर्किंग एफिशिएंसी यूटिलाइज होती है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम आईएफएस के थ्रू कर सकते हैं। फिर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ये मतलब है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है, देखिए एक खाने का एक स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड नहीं बहुत हाई फी चीज़ खा रहे हैं। स्टैंडर्ड का मतलब ये प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसमें फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, प्रॉपर डाइट मिले। इसी तरह से उसका एजुकेशन का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लिटरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसमें उसको डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, उसे बीमार नहीं पड़ना चाहिए। ये लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो जब देखिए मनी आएगी उसके पास, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो और दूसरे इंटरप्राइजेस भी लगाएगा तो न्यूट्रिशन भी होगा, न्यूट्रिशन होगा, प्रॉपर शेल्टर भी, वो अच्छे आवास अपने बनाएगा, अच्छे घर बनाएगा, अच्छी बच्चों को एजुकेशन देगा। तो ये इससे लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। दूसरा कि जब फार्मर्स डिफरेंट इंटरप्राइजेस को ग्रो करते हैं तो उसमें वो ट्रेनिंग लेते हैं, मैनेजरियल स्किल डेवलप होती है, टेक्निकल चीज़ें जानते हैं, और उनकी एक हम कह सकते हैं लिटरेसी बढ़ती है या उनकी एक इफ़िशियंसी बढ़ती है। तो फार्मर के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, वो सोसाइटी में उसके इन्फिनिटी उसे नहीं लगती कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है या मैं इन चीज़ों को नहीं जानता। तो इससे भी एक हम जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होता है, या हम कह सकते हैं कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। तो आईएफएस के कई एडवांटेज हैं, जिसमें केवल पैसा ही नहीं है कि केवल उसे पैसा ही मिल रहा है, कि उसे केवल प्रॉफिट पर ही ओरिएंटेड है। वो सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन किए हुए हैं, वो अपना हेल्थ अच्छी किए हुए हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, और थ्रू आउट ईयर पैसा मिल रहा है, पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा है।
और उनको अपना तो एम्प्लॉयमेंट है ही फैमिली में, और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और उनकी जो लिविंग स्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी इम्प्रूव होती है। तो ये एडवांटेजेस हैं आईएफएस के। तो यही इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि फार्मर को केवल क्रॉप्स को ग्रो नहीं करना चाहिए, और भी दूसरे रिलेटेड कंपोनेंट्स करने चाहिए, ताकि उसका ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो, उसकी पूरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव होनी चाहिए। इसीलिए आईएफएस को सजेस्ट किया जाता है। तो ये डिफरेंट एडवांटेजेस थे आईएफएस के जो मैंने आपको बताए, और एग्जामिनेशंस में ही इनकी रीजनिंग या फैक्ट से पूछा जाता है कि ये ऐसा कैसे होता है कि आईएफएस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है। उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट कंपोनेंट होंगे, डिफरेंट एंटरप्राइजेज होंगे, तो लेबर का एंगेजमेंट ज़्यादा होगा, और लेबर जो है साल भर एंगेज रहेगी तो अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा सकते हैं कि आईएफएस न्यूट्रिशन में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर भी होगी, वेजिटेबल भी होगी, क्रॉप प्रोडक्शन भी होगा, पोल्ट्री भी होगी, डेयरी भी होगी, दूध भी मिलेगा, अंडा मिलेगा, वेजिटेबल्स मिलेंगी, फ्रूट्स मिलेंगे, तो सब चीज़ें मिलेंगी, तो न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आप आंसर तभी जान पाते हैं जब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो इस लेक्चर को लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।